ट्वेल्थ स्टैंडर्ड OCM टॉपिक नंबर 4 का ये पहला लेक्चर है। आप रन करने के लिए जो कोई भी थर्ड पार्टी सर्विसेज लेते हो वो सारी थर्ड पार्टी सर्विसेज हम लोगों को यहाँ पे पढ़ना है। मेजरली आपके ट्वेल्थ के सिलेबस में 5 सर्विसेज इन्होंने कवर की है। कितनी? 5। 5 माने 5। ठीक है, आज अच्छे से ध्यान देना। पहले एक बार समझ लो क्या कहना है इसका। सर्विसेज आर इंटेंजिबल इन नेचर। कैसी बात कर रहे हैं? ये तो हमें मालूम था, सर्विसेज को कोई देख टच छू सकता है क्या? नो। वो कैसी है? इंटेंजिबल इन नेचर। हो गया, ट्रू और फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स, है ना। क्वेश्चन यहीं से सेट हो जाएंगे। आगे बोला है दे कैनॉट बी मैन्युफैक्चर, ट्रांसपोर्टेड और स्टॉक। ना उसको मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, ना ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं उसका, ना उसका स्टॉक मेंटेन कर सकते हैं। रीजन? क्योंकि ये तीनों भी जो चीज़ें बोली है टेंजिबल आइटम के लिए। टेंजिबल माल, स्टॉक, मशीनरी, एसेट, इसको हम लोग ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं, मैन्युफैक्चर भी कर सकते हैं और स्टॉक बना के भी रख सकते हैं उसका। लेकिन सर्विसेज का स्टॉक करके रख सकता है क्या कोई? CA की सर्विस 1 साल की स्टॉक करके रख ली, जब ज़रूरत आई तब यूज़ करेंगे। नो, नॉट पॉसिबल। सो सर्विसेज कैन नॉट बी मैन्युफैक्चर्ड, कैन नॉट बी ट्रांसपोर्टेड, कैन नॉट बी स्टॉक्ड। दे कैन जस्ट रेंडर, दे कैन जस्ट रेंडर। सर्विसेज देते हैं, बनाते नहीं है। यस और नो? दे कैन नॉट बी स्टोर्ड फॉर फ्यूचर यूज, hence they are produced and consumed immediately, hence they can be rendered and used immediately. डॉक्टर के पास गए, अभी डॉक्टर ने आपको सर्विस दिया, अभी के अभी आपने कंज्यूम कर लिया, एंजॉय कर लिया, पेमेंट कर दिया। तो डॉक्टर की दी हुई सर्विस आप फ्यूचर के लिए स्टोर करके रख सकते हो क्या? नो। कितनी छोटी छोटी बातें कर रहे हैं लोग, देखना ज़रा, ध्यान देना। Business services are the services which help in successful running of the business. Yes, बिजनेस को स्मूथली रन करने के लिए, सक्सेसफुली रन करने के लिए सर्विसेज हम लोग यूज करते हैं। सर्विसेज आर इंटेंजिबल, हेटेरोजीनियस, हेटेरोजीनियस अलग अलग प्रकार की, तरह तरह की, नाना प्रकारांची सर्विसेस असतात. एंड इनकन्सिस्टंट, इनकन्सिस्टंट सारी सर्विसेज एक जैसी, एक समान, एक प्रकार की रहती है क्या? या कंसिस्टेंटली अपने को लगती है क्या? नो। जैसे अकाउंटिंग पॉलिसी यू हैव टू फॉलो द कंसिस्टेंटली, बट सर्विसेज, ट्रांसपोर्ट सर्विस क्या कंसिस्टेंटली लगती है क्या? नो। जब आपको ज़रूरत है तब, जब आपको ज़रूरत है तब। इंश्योरेंस की सर्विस जब आपको ज़रूरत है तब। सो इसीलिए रेगुलर बेसिस पे नहीं लगती, इसलिए यहाँ पे बोला है इनकंसिस्टेंट। पेरिशेबल इन नेचर, अभी सर्विस मिली, अभी यूज कर लिया, खेल खत्म, उसको स्टोर करके नहीं रख सकते हैं। पेरिशेबल है, जैसे टमाटर, भिंडी, फूल गोभी, लिया 2-3 दिन में यूज कर लो, खत्म, नहीं तो फेंकने में जाएगी। पेरिशेबल है ना। एंड रिक्वायर्स कंज्यूम्स पार्टिसिपेशन, क्या मतलब है इसका? अरे बाबा, जिस समय मिलेगी तब के तब कंज्यूम करना पड़ेगा। Meaning and definition. Services are difficult to identify because they are closely associated with the goods. क्या मतलब है इसका? ध्यान देना। अब जैसे मैंने किसी पार्टी से रॉ मटेरियल बुलवाया, बरोबर, सामने वाले पार्टी को मैंने बोला कि मुझे कैलकुलेटर मैन्युफैक्चर करना है तो उसके लिए प्लास्टिक भेजो, रॉ मटेरियल। ये सप्लायर है बॉम्बे की। इसने बोला कि सर ठीक है, मैं भेज देती हूँ, कितना क्वांटिटी चाहिए? मतलब 10 लाख क्वांटिटी में चाहिए रॉ मटेरियल। एक कैलकुलेटर बनाने के लिए समझ लो 100 ग्राम प्लास्टिक चाहिए, 10 लाख कैलकुलेटर बनाने के हिसाब से लगता है। बोले साहब आज ही शाम में आपको मिल जाएगा। मैं बोला कितना रुपया हो गया? इसने बोला सर 2 करोड़ रुपए। मतलब मेरे फैक्ट्री तक माल पहुंच जाएगा पूरा? इसने बोला हाँ पहुंच जाएगा। यस और नो? आ जाओ। सो आगे बढ़ते हैं हम लोग। जस्ट अ सेकेंड है गाइस, आज सो ध्यान देना बेटा। सो सर्विसेज आर डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई बिकॉज दे आर क्लोजली रिलेटेड विद द गुड्स। तो ये कैलकुलेटर बनाने के लिए इसने 2 करोड़ का माल भेज दिया। मैंने बोला फैक्ट्री गेट तक पहुंच जाएगा? बोले हाँ सर, 2 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर देना माल चेक करने के बाद। अब मैंने इसको 2 करोड़ दे दिया, माल मेरे फैक्ट्री में उतर गया। बोलो, यहाँ पे देखने वाले को ऐसा लगेगा कि मैंने सिर्फ माल लिया,
बट एक्चुअल में बताऊँ, इस माल के साथ क्लोजली रिलेटेड थी एक सर्विस। कौन सी? वेरी गुड, ट्रांसपोर्ट। मुझे पता भी नहीं है ट्रांसपोर्ट के लिए इसने पैसे दे दिए होंगे, तभी तो इसने 2 करोड़ सब मिला करके ही बोला होगा ना। यस और नो? क्या मैं समझ पाया? देखने वाले को क्या लग रहा है 2 करोड़ का माल है? नो, 2 करोड़ का माल नहीं है। माल होगा कम से कम 1,90 का। 10 लाख उसमें किसके होंगे? ट्रांसपोर्ट के। कुछ बात समझ में आई क्या? दैट्स वाई इन्होंने बोला है कि सर्विसेज आर डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई बिकॉज दे आर क्लोजली एसोसिएटेड विद द गुड्स। यहाँ पे गुड्स का नाम क्या था? मटेरियल। बोले ना, पूरा का 2 करोड़ पूरा का पूरा रॉ मटेरियल के लिए, क्योंकि इसने जो बिल भेजा है पूरा मटेरियल का भेजा। ट्रांसपोर्ट का ये बेयर कर रही है। ट्रांसपोर्ट का खर्चा कौन बेयर कर रही है? ये। जो खर्चा बेयर कर रहा है वो उसकी अकाउंटिंग करेगा। हाँ, अगर मुझे सेपरेटली 1,90 और 10 का बिल दिया तो मैं ट्रांसपोर्ट की अकाउंटिंग अलग करूँगा और माल की अलग, सब्जेक्ट टू द वाउचर। मेरे पास में वाउचर अगर ट्रांसपोर्ट का आया तो उसका और माल का अलग अलग, नहीं आया तो एक साथ। ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एंड पोजीशन डज नॉट टेक प्लेस। जब आप डॉक्टर से सर्विस लेने जाते हो तो क्या डॉक्टर की डिग्री भी घर पे लेके आ जाते हो क्या? या डॉक्टर ने आपको कोई सर्विस दी, डॉक्टर ने आपको कोई दवा दी, ये बीमारी के लिए दवा, तो क्या आप उसका कॉपीराइट करवा लेते हो आपके नाम से? नो नो, मैंने पैसे दिए डॉक्टर को, अब वो दवा के ऊपर मेरा पेटेंट राइट है, मेरी ओनरशिप है, वो सर्विस डॉक्टर मेरे अलावा और किसी को नहीं देगा। ऐसा होता है क्या? इसलिए ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एंड पोजीशन नॉट टेक प्लेस व्हेन द सर्विसेज आर सोल्ड। दे कैन नॉट बी स्टोर्ड और ट्रांसपोर्टेड, दे आर पेरिशेबल इंस्टेंटली। जैसे डॉक्टर के यहाँ पे आपका 5 मिनट का अपॉइंटमेंट खत्म हुआ, आप उसके कैबिन से बाहर चले गए, हो गए, उसकी सर्विस खत्म, पेरिशेबल इंस्टेंटली। दे कम इन टू एग्जिस्टेंस व्हेन, जैसे आपने ट्रांसपोर्ट सर्विस यूज किया, ट्रांसपोर्टर वाला आपके यहाँ माल छोड़ के चला गया, खेल खत्म, सर्विस पेरिशेबल है। दे कम इन टू एग्जिस्टेंस व्हेन दे आर ब्रॉट एंड कंज्यूम्ड। जब हम लोग उसको खरीदते हैं और कंज्यूम कर लेते हैं तब तक की वो एग्जिस्टेंस में रहती है, उसके बाद सर्विसेज नहीं रहेगी। कोटलर साहब ने बोला अ सर्विस इज एन एक्ट ऑफ परफॉर्मेंस दैट वन पार्टी होना चाहिए था, कैन ऑफर टू द अनदर। यहाँ पे क्या चाहिए बेटा? पार्टी मतलब वो करने वाली पार्टी नहीं। दैट वन पार्टी कैन ऑफर टू another party that is essentially tangible and does not result in ownership of anything, not result in ownership। अब कोटलर साहब का कहना था कि वो essentially tangible है। essentially tangible मतलब जिस समय तक आप उसको ले रहे हो, एंजॉय कर रहे हो, कंज्यूम कर रहे हो, तब तक वो tangible है। सबकी अपनी अलग अलग डेफिनेशन। कोटलर का कहना है tangible, but in short or actually we can say that services are intangible। कोटलर बोलता है its production may or may not be tied to a physical product। सर्विसेज का जो प्रोडक्शन है या सर्विसेज जो देना है वो हर बार फिजिकल प्रोडक्ट के साथ हम लोग लिंक या फिजिकल प्रोडक्ट की तरह नहीं कर सकते, है ना। यही बातें कुछ हमने ऊपर पढ़ी है, बस थोड़ा सा इसका अलग कहना है कि ये एसेंशियली टेंजिबल है, कोटलर का कहना है। बट कहने में क्या बुराई है, सबको अपना अपना बोलने का अधिकार है, कोटलर ने ये बोल दिया, ठीक है। उसके बाद फीचर्स ऑफ सर्विसेज। सर्विसेज कैसी होनी चाहिए? जैसे ऋतिक रोशन के फीचर्स, टॉल, हैंडसम, है ना, ब्राउन आईज, उसके फीचर्स है, वैसे सर्विसेज के क्या फीचर्स है? इंटेंजिबिलिटी, इंटेंजिबल है। इनसेपरेबिलिटी, बोलो बेटा। वेरी गुड। डॉक्टर ने अगर हमें सर्विस दिया तो वो जो सर्विस हमें डॉक्टर दे रहा है कि भैया डॉक्टर तू मुझे सर्विस दे दे, मैं सर्विस को घर लेके जाऊंगा, तू तेरा कैबिन में रह। नो, डॉक्टर बोलेगा मुझसे सर्विस चाहिए तो मैं और सर्विस दोनों यहीं पे है, तुझे यहाँ पे आना पड़ेगा, और मैं जब तुझे सर्विस प्रोवाइड करूँगा तो उसके बाद तू अकेला घर जाएगा, मेरी सर्विस को घर पे नहीं लेके जा सकता है। तो जो प्रोवाइडर है सर्विस का यानी डॉक्टर, और जो सर्विस दे रहा है वो दोनों सेपरेबल नहीं है, मतलब इनसेपरेबल है। देन इनकंसिस्टेंसी, हमने देखा था ये कंसिस्टेंट बेसिस पे नहीं मिल सकती है, या हर कोई सेम प्रकार की सर्विस देगा इसकी गारंटी नहीं है, कोई अच्छी देगा कोई बुरी देगा, है ना। हर कोई परफेक्ट रहेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। उसके बाद पेरिशेबिलिटी, बोलो बेटा। हमने थोड़ी देर पहले देखा सर्विसेज हम लोग ला करके फिजिकल प्रोडक्ट की तरह स्टोर करके या ट्रांसपोर्ट करके संभाल के नहीं रख सकते, वो तुरंत खराब खत्म
एंजॉय, फिनिश, खत्म, खलास, फिनिश हो जाती है, मतलब वो कैसी है, पेरिशेबल है, खेल खत्म। नॉन ट्रांसफरेबिलिटी, ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, लाइक सर्विस प्रोवाइडर से सर्विस कंज्यूमर के पास सर्विसेज ट्रांसफर नहीं कर सकते। कंज्यूमर पार्टिसिपेशन, बोलो तो बेटा, डॉक्टर और पेशेंट में कंज्यूमर कौन है सर्विस का, पेशेंट, प्रोवाइडर कौन है, डॉक्टर। अब डॉक्टर अगर सर्विस दे रहा है तो कंज्यूमर का पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी है, तब तक वो सर्विस सर्विस बोली नहीं जाएगी। डॉक्टर आज सुबह 10 बजे क्लिनिक में आ चेयर पे बैठ गया, हाँ सर्विस दे रहा है, सामने है नहीं, बोलो पॉसिबल है क्या, जब तक सामने वाला कंज्यूमर नहीं है ना। दे ही नहीं सकती। कुछ बात समझ में आई क्या सानिया, काय झालं हसायला। टाइप्स ऑफ बिजनेस सर्विसेज, आ जाओ। सबसे पहली बैंकिंग, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग, देन ट्रांसपोर्ट, देन कम्युनिकेशन, टोटल 5 सर्विसेज है। अब इस पूरे टॉपिक के अंदर में हम लोग ये 5 सर्विसेज पढ़ने वाले हैं। आ जाओ, बैंकिंग सर्विस में स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है, अच्छे से ध्यान देना सब लोग। आ जाओ। इट कम्स फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड, वन सेंटेंस फिल इन द ब्लैंक्स, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के लिए। बैंको, क्या बोलना है, बैंको, विच मीन्स बेंच, विच मीन्स बेंच, ठीक है, ध्यान रखना फ्रेंच वर्ड से आया बैंकिंग, ये फ्रेंच वर्ड कौन सा, विच मीन्स बेंच। आगे, बैंक इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, थैंक यू, हमें मालूम ही नहीं था, विच डील्स विद द डिपॉजिट एंड लोन एंड अदर रिलेटेड सर्विसेज। चलो अब इस वर्ड के ऊपर जरा कॉन्सेंट्रेट करते हैं। डिपॉजिट्स एंड लोन्स मतलब क्या है, डिपॉजिट्स फ्रॉम पब्लिक एंड गिविंग लोन टू अदर पब्लिक, यस और नो। हमने लोगों से डिपॉजिट लिया और उस डिपॉजिट को हमने लोन बोल के दिया। डिपॉजिट लिया तब ये भूमि आई बैंक के अंदर में, इसने पैसे डिपॉजिट किए 1 लाख, इसको इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 4%। अब वो 1 लाख का मैंने सिद्धार्थ को लोन दे दिया, उससे इंटरेस्ट कितना लोगा, 9%। बीच का फ्लोट कितने का है, 5% का, ये बैंक की कमाई। सो इससे डिपॉजिट लिया और इसको लोन दिया। भूमि बोलेगी सर मैं डायरेक्ट सिद्धार्थ को लोन देती 9% पे, ढूंढते बैठ फिर ऐसे मार्केट में कितने कस्टमर ढूंढेगी। सिद्धार्थ बैंक के पास आएगा या किसी तेरे पास या किसी पार्टी के पास जाएगा, और तू सिद्धार्थ को डायरेक्टली कैसे देगी, कल चल के पैसा लेके भाग गया तो। यहाँ पे अगर वो सिद्धार्थ पैसा लेके भाग भी गया तो बैंक तो तुझे देने वाली है ना, यस और नो। तुझे क्या लेन देन बैंक ने किसको लोन दिया होगा, या उसका पैसा डूब भी गया तो भी तेरा पैसा डूबेगा क्या, तो जिस दिन चाहे उस दिन अकाउंट से निकाल सकती, गारंटी है कि नहीं, रिस्क फ्री है। वो बैंक का टेंशन सिद्धार्थ से पैसे रिकवर करने का, इसीलिए बैंक एक इंटरमीडियरी है, जरिया है, यस और नो। कुछ बात समझ में आ रहा है क्या। सो इंडियन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत हमारा बैंकिंग सिस्टम गवर्न होता है ना। इंडियन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। बैंकिंग कंपनी मीन्स एनी कंपनी विच ट्रांजैक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ बैंकिंग इन इंडिया। अच्छा, यहाँ पे अदर रिलेटेड सर्विसेज में क्या था, ड्राफ्ट बनाना, बाद में सिक्योरिटी रिलेटेड सर्विसेज देना, फैक्टरिंग सर्विसेज देना। फैक्टरिंग, फैक्टरिंग सुना है आपने इसके पहले, छोड़ो जा, तो बताता हूँ, नाम निकला तो बताता हूँ, तो बताने वाला नहीं था। इंटरेस्टिंग है, काम आएगा आगे आपको अदर रिलेटेड सर्विसेज में। ये मैंने भूमि को माल बेचा है, भूमि कौन हो गई मेरी, क्रेडिटर, उधारी माल बेचा है, क्रेडिट सेल, बरोबर है क्या। अब मेरे ऐसे भूमि जैसे लाखों कस्टमर है, मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं सबसे पैसा कलेक्ट करते बैठूं, तो मैंने HDFC फैक्टरिंग को मैंने इनवॉइस की कॉपी दे दिया, भूमि को जो माल बेचा था इसका कॉपी दे दिया, और HDFC अब जाएगी भूमि से पैसा कलेक्ट करेगी। 1 लाख रुपए का माल था, बराबर है क्या। इनवॉइस के ऊपर लिखा हुआ था कि भूमि यू हैव टू पे टू द HDFC बैंक ऑन बिहाफ ऑफ मी।
अब HDFC बैंक फॉलोअप लेते बैठेगी, बार बार भूमि के पास जाएगी, फॉलोअप लेगी, चेक करेगी, फॉलोअप लेगी, चेक करेगी, कब दे रहे पैसे, क्या है क्या नहीं, रिकवरी एजेंट टाइप। तो इस सर्विसेज को बोलते हैं फैक्टरिंग। अब डेटर्स को मैनेज करने का मेरा टेंशन गया, सब कौन देखेगा, फैक्टर। यहाँ पे फैक्टर कौन है, HDFC। और 1 लाख कलेक्ट करके इसने मुझे दे दिए 97,000। 3,000 इसका क्या हो गया, चार्जेस, इंटरेस्ट। नो, अब बताता हूँ फैक्टरिंग में क्या होता है, जिस दिन मैंने इन्वॉइस दिया उसी दिन इसने मुझे 80,000 दे दिया, भूमि से पैसे आए भी नहीं, बिल देते ही बैंक ने मुझे कितने दे दिए, 80। और जिस दिन पैसा कलेक्ट हुआ उस दिन बैंक ने मुझे और कितने दिए, 17। टोटल कितने आ गए, 97। 3,000 बैंक की कमाई। हेलो, हेलो, ठीक है, 3,000 बैंक की कमाई हो गई। कुछ बात समझ में आ रहा है क्या, यस और नो। बैंक ने मुझे 80,000 क्या दिया, एडवांस। बिल में क्या हो, एडवांस होता है क्या, नो। जनरली फैक्टरिंग में 70-80% एडवांस दे देते पहले, ताकि हमारा रोटेशन बिजनेस का चलता रहे। कुछ बात समझ में आई। और बिल डिस्काउंटिंग के अंदर में हमने बिल्स ड्रॉ किया था, उसने एक्सेप्ट किया, चार्जेस कट करके मुझे पूरा पैसा आज ही दे दिया। और अगर वो बिल का पैसा नहीं आता है तो बैंक मुझसे वसूल करेगी। यहाँ पे मैंने अगर फैक्टरिंग में नॉन रिकोर्स फैक्टरिंग किया है, बैंक को बोला भूमि पैसा दो नहीं दो मेरी जिम्मेदारी नहीं है, तो बैंक का लॉस रहेगा। लेकिन बिल्स में ऐसा नहीं, वो हमारी हमेशा कंटिंजेंट लाइबिलिटी होती। कुछ फर्क समझ में आए, पक्का। आगे इंटर लेवल में आएगा आपको फैक्टरिंग। ऐसा समझो 7 दिन जो मैं पढ़ाता हूँ वो मैंने आपको 5-6 मिनट में बताया है ना? चलो आ जाओ। बैंकिंग मीन्स एक्सेप्टिंग फॉर द पर्पज ऑफ लेंडिंग और इन्वेस्टमेंट ऑफ डिपॉजिट ऑफ मनी फ्रॉम द पब्लिक, रीपेएबल ऑन डिमांड। रीपेएबल ऑन डिमांड मतलब क्या होता है बेटा, जिस दिन आप एटीएम में जा करके पैसे निकालोगे, कभी आपको ऐसा टेंशन रहता है कि आज मना कर दिया तो पैसे नहीं है। रीपेएबल ऑन डिमांड, जिस दिन आप डिमांड करोगे उस दिन बैंक आपको पैसा वापस करेगी। इसको बोलते हैं डिमांड डिपॉजिट। तो बैंक में आप जो भी खाता, अकाउंट, सेविंग अकाउंट ओपन करते हो, इट्स अ सॉर्ट ऑफ डिमांड डिपॉजिट अकाउंट। जिस दिन कस्टमर डिमांड करेगा, जिस दिन अकाउंट होल्डर डिमांड करेगा, बैंक वालों को झक मार के वो पैसा पे करना पड़ेगा। तो इसलिए बोला है रीपेएबल ऑन डिमांड और अदरवाइज, एंड विड्रॉएबल बाय चेक, ड्राफ्ट और ऑर्डर और अदरवाइज। अदरवाइज यानी एटीएम में, एटीएम से भी आप विड्रॉ कर सकते हो क्या, यस और नो। सो ये है आपका बैंकिंग का मतलब। सो बैंकिंग मीन्स एक्सेप्टिंग फॉर द पर्पज ऑफ लेंडिंग। बैंक क्या वो पैसे अपने आप पूजा करने के लिए ले रही है क्या दिवाली की, नो। किस चीज के लिए ले रही है, फॉर लेंडिंग, एक्सेप्टिंग फॉर लेंडिंग। बैंक भूमि से पैसा ले रही है, क्यों, ताकि सिद्धार्थ को लोन दे सके। एक्सेप्टिंग फ्रॉम भूमि फॉर लेंडिंग टू सिद्धार्थ, यस और नो। सो एक्सेप्टिंग फॉर द पर्पज ऑफ लेंडिंग, या फिर बैंक इन्वेस्ट करती है ना, ऑफ डिपॉजिट जो भूमि से लिया था, ऑफ मनी फ्रॉम द पब्लिक, पब्लिक यानी यहाँ पे कौन, भूमि, रीपेएबल ऑन डिमांड, बट भूमि जिस दिन चाहे उस दिन उसका पैसा वापस निकाल सकती है। सर ऐसा सबने अगर सोच लिया बैंक से पैसा वापस निकालना है, तो एक बात बताता हूँ, वो बैंक बंद हो जाएगी। जिस दिन सारे कस्टमर ने सोच लिया कि हम बैंक से हमारा पैसा विड्रॉ कर लेते हैं, तो वो बैंक बंद हो जाएगी। क्योंकि बैंक खुद से होके पैसे जनरेट करती है क्या, नो। बैंक जो पब्लिक से लेती है वही लोन देती है आगे। अब सर ऐसा क्यों नहीं होता, सब पैसे क्यों नहीं निकालते, अरे बाबा सिंपल सा हिसाब है ना रे। बैंक 1 करोड़ लोगों ने पैसे डिपॉजिट किए, तो उसमें से 60 लाख लोगों को जरूरत पड़ेगी पैसों की, बाकी लोगों का पैसा तो सेफ बैंक में पड़ा रहता है ना। तो 40 लाख लोगों के पैसों पे बैंक आगे का धंधा करती है, और ये इनके लिए देने के लिए हमेशा पैसा अपने पास रखती है। ऐसा कभी होगा क्या कि 100% कस्टमर बैंक में आगे पैसे विड्रॉ करने के लिए, कुछ बात समझ में आ रही क्या, डन है। और लोगों का मिनिमम बैलेंस, अकाउंट बैलेंस भी तो मेंटेन करती है ना बैंक, मिनिमम इतना 10-10 हज़ार तो बैलेंस रखना ही पड़ेगा। सोचो ना, लाखों लोग 10-10 हज़ार सबका मिनिमम बैलेंस, उससे नीचे आप नहीं ले जा सकते। कुछ बात समझ में आई, आ जाओ। उसके बाद टाइप्स ऑफ द बैंक, सेंट्रल बैंक है, भारत की सेंट्रल बैंक, हर देश की एक सेंट्रल बैंक होती है, ठीक उसी प्रकार से भारत की भी एक सेंट्रल बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया।
कमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, डेवलपमेंट बैंक। डेवलपमेंट बैंक का एग्जांपल दो जरा। नाबार्ड, 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 नेशनल एग्रीकल्चरल रूरल डेवलपमेंट बैंक, बैंक फॉर रूरल डेवलपमेंट। हेलो, 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 आ जाओ। एक्सचेंज बैंक, एक्सचेंज बैंक करेंसी एक्सचेंज होती। रीजनल रूरल बैंक, सेविंग बैंक, इन्वेस्टमेंट बैंक, स्पेशलाइज बैंक। क्या जीवन में तकलीफ है? हेलो, 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 हेलो। ओके, हाँ, ध्यान देना। सो इतने टाइप की कुछ बैंक है। तो सबसे पहले वन बाय वन सारी बैंकों को पढ़ना है। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात। भाई साहब, सबसे पहले कौन सी बैंक है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये भारत की सेंट्रल बैंक है। वो आपके गली नुक्कड़ में जो सेंट्रल बैंक होती है, वो सेंट्रल बैंक की बात नहीं चल रही है। हर कंट्री की एक सेंट्रलाइज बैंक होती है। तो भारत की सेंट्रल बैंक का नाम क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कब पैदा हुई थी ये बैंक, कौन बताएगा? अराउंड 1934 में। क्या बात कर रहे हो सर, देश आज़ाद होने के भी पहले? हाँ, पहले बैंक प्राइवेट बैंक थी। पहले ये प्राइवेट थी, बाद में अंडर द स्कीम ऑफ नेशनलाइजेशन इस बैंक को गवर्नमेंट ने अक्वायर कर लिया। पहले इस बैंक का हेड ऑफिस कलकत्ता में था, कलकत्ता। बाद में परमानेंटली शिफ्ट हो गया मुंबई। सर, सेंट्रल ऑफिस मतलब क्या? हेड ऑफिस, सेंट्रल ऑफिस जहाँ गवर्नर बैठता है, गवर्नर जिसकी साइन होती है नोटों पे, जहाँ गवर्नर बैठता है उस ऑफिस को बोलते हैं सेंट्रल ऑफिस, हेड ऑफिस। वो पहले कहाँ पे था? कलकत्ता में। अब कहाँ पे शिफ्ट हो गया उसके बाद? 1937 या 47 में मुंबई शिफ्ट हो गया। यस और नो? और आरबीआई इंडिया की मॉनिटरी पॉलिसी रेगुलेट करती है। जैसे इंटरेस्ट रेट कितना होना चाहिए, कस्टमर के साथ कुछ गलत नहीं होना चाहिए, हाउसिंग का इंटरेस्ट कितना होना चाहिए, ये रेट जो बढ़ते हैं कम होते हैं, ये आरबीआई तो प्लस माइनस करते रहती है। रेपो रेट बढ़ गया, रेपो रेट कम हो गया, है ना? ये कौन रेगुलेट करता है सब? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कुछ बात समझ में आ रही? आ जाओ। तो भारत की अपेक्स, अपेक्स यानी टॉप लेवल, अपेक्स यानी टॉप लेवल। जैसे कॉमर्स इंडस्ट्री में अपेक्स कोर्स है चार्टर्ड अकाउंटेंसी का। कॉमर्स में सीए से ऊपर और कोई कोर्स नहीं है आज की तारीख में। अपेक्स लेवल कोर्स इन कॉमर्स इज सीए। अपेक्स लेवल बैंक इन इंडिया इज आरबीआई। अपेक्स financial institution in the banking industry in the country. Every country has a central bank. इंडिया का सेंट्रल बैंक आरबीआई, यूएसए का फेडरल रिजर्व, यूके का बैंक ऑफ इंग्लैंड, भारत का आरबीआई। आरबीआई was established in 1945 under the Reserve Bank of India Act 1944. It does not deal with the public but it deals with the other bank. इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? बैंकर्स बैंक। बोलो बेटा, क्या बोलते हैं? बैंकर्स बैंक। ये पब्लिक, इसमें कोई, जैसे आप बैंक ऑफ महाराष्ट्र में जाके अकाउंट ओपन करते हो, वैसे आरबीआई में अकाउंट ओपन कर सकते हैं क्या? चला भाऊ सेविंग अकाउंट कर ले से। ये पब्लिक के साथ डील नहीं करती है, ये बैंकों के साथ डील करती है। मॉनेटरी पॉलिसी बनाती है, करेंसी नोट इशू करती है ना? एक्ट एज अ बैंकर टू द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को पैसे अगर चाहिए तो ये देती है। एक्ट एज अ बैंकर्स बैंक टू कमर्शियल एंड अदर बैंक। यस और नो? बैंकों को पैसे देती है, गवर्नमेंट को पैसे देती है, मॉनेटरी पॉलिसी रेगुलेट करती है, करेंसी। सब क्या है रे बाबा? फंक्शंस। आ जाओ। कमर्शियल बैंक, आरबीआई के बारे में और भी इन्होंने जानकारी देना चाहिए था, दिया नहीं। 34 के आसपास से पैदा हुई थी, पहले प्राइवेट थी, बाद में कमर्शियल हो गई, है ना? बट इन्होंने पूरा दिया नहीं है, कमर्शियल नहीं, बाद में गवर्नमेंट अंडरटेकन हो गई, है ना? और ये एक्ट वगैरह सब बाद में आया था, इन्होंने पहले का दिया नहीं है, ट्वेल्थ स्टैंडर्ड के हिसाब से। कमर्शियल बैंक्स प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। बोलो बेटा, सोशल डेवलपमेंट के लिए कमर्शियल बैंक का
क्या रूल है? These banks are established under the Companies Act 1956. In 1969, 14 commercial banks were nationalized by the government. Primary functions accepting deposit and lending money. Secondary function agency and utility function. बताया था ना अभी फैक्टरिंग एजेंसी फंक्शन. टाइप्स ऑफ कमर्शियल बैंक. ओ वाओ. एक्सिस बैंक कमर्शियल बैंक का एग्जांपल है क्या? बोल सकते हैं ना प्राइवेट सेक्टर कमर्शियल बैंक. एक्सिस, HDFC, ICI. यस और नो? ICI नहीं. पब्लिक सेक्टर स्टेट बैंक. फॉरेन बैंक में अगर कमर्शियल बैंक बोलूँ तो HSBC, सिटी बैंक. यस और नो? नेशनलाइज बैंक मेजॉरिटी कैपिटल इज हेल्ड बाय द गवर्नमेंट. ये किसकी बात चल रही है? SBI, PNB, देना बैंक, लेना बैंक, बैंक ऑफ इंडिया. बराबर है. बैंक ऑफ महाराष्ट्र. एक्सिस बैंक ओन्ड बाय द ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल. एक्सिस बैंक, HDFC, ICICI, है ना. देन हेडक्वार्टर इसका फॉरेन बैंक का कहाँ पे रहेगा? फॉरेन कंट्री में. ब्रांचेस अलग अलग कंट्री में. HSBC, स्टैंडर्ड चार्टर्ड, अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक, सिटी बैंक. ये सारी आपकी कौन सी बैंक है? फॉरेन बैंक. सर तुम ये बताओ लोन कौन सी बैंक से लेना ज़्यादा अच्छा है आगे CA बनने के बाद या कोई धंधा शुरू करने के बाद? पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट बैंक से. बट जल्दी मिलता नहीं लोन वहाँ से. 6 महीने लग जाते. आपको लोन की ज़रूरत आ जाए तो 6-8 महीने बाद मिलेगी. एक एक पेपर, एक एक डॉक्यूमेंट, ये आना ते आना. लंच ब्रेक के बाद आना. सुबह 10 बजे भी गए तो बोलते लंच के बाद आना. बात समझ में आ रही है ना? हाँ, बोलना चलो साथ में लंच करते. देन कोऑपरेटिव बैंक रिस्की बैंक है. इसमें जनरली मैं पैसा नहीं रखता हूँ. कब रातों रात उड़ जाए कोई भरोसा नहीं है. रजिस्टर्ड अंडर द इंडियन कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912 एंड रेगुलेटेड अंडर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट. अभी अभी ये BRA के रेगुलेशन में आया है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के. बराबर है. पहले नहीं था. पॉपुलर इन सेमी अर्बन एंड रूरल एरिया. जो छोटे मोटे गांव खेड़े हैं या छोटे तालुका प्लेस है उन वहाँ पे पॉपुलर है कोऑपरेटिव बैंक. द मेन एम इज टू प्रोवाइड अ क्रेडिट फैसिलिटी टू द इकोनॉमिकली बैकवर्ड फार्मर्स एंड स्मॉल स्केल यूनिट. बट ये तो हुआ नहीं. डिस्ट्रिक्ट तालुका के जो बड़े बड़े बिजनेसमैन लोग हैं उन्होंने ही इन बैंकों से लाखों करोड़ों रुपए के लोन ले लुआ के लूट लिया बैंकों. टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव बैंक. ये देखो आपने कहीं ऐसे बोर्ड देखे होंगे. प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक. ये विलेज लेवल पे काम करती है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, और ये स्टेट लेवल पे. नाम में मीनिंग है ना रे. डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, और ये प्राइमरी कहाँ पे? विलेज लेवल पे. कलेक्ट डिपॉजिट फ्रॉम द मेंबर्स एंड पब्लिक. ऑब्टेन डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक एट डिस्ट्रिक्ट लेवल. प्रोवाइड फंड्स टू द सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक एंड प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटीज वेन एवर रिक्वायर्ड. ये बैंकर्स द कोऑपरेटिव सोसाइटी. मतलब ये कोऑपरेटिव सोसाइटी की RBI है. जनरली कोऑपरेटिव सोसाइटी को ये क्या करती है? फंड्स प्रोवाइड करती है जब भी ज़रूरत पड़ती है. गेट फंड्स फ्रॉम द स्टेट कोऑपरेटिव बैंक एंड डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक. इससे भी इसको पैसा मिलता है ज़रूरत पड़ने पे. फोकट में नहीं, ब्याज देना पड़ता है तगड़ा. इससे भी पैसा मिलता है. और इसको पैसा कहाँ मिलता है बेटा? इसको जनरली ये प्रोवाइड करती है. देखो तो, गेट फंड्स फ्रॉम द स्टेट कोऑपरेटिव बैंक फॉर लेंडिंग एंड इट ऑल्सो मॉनिटर्स द डिस्ट्रिक्ट एंड प्राइमरी क्रेडिट बैंक. ये नीचे के दोनों कोऑपरेटिव बैंक है ना उनको ये मॉनिटर करती है. कौन सी? स्टेट को. सर स्टेट कोऑपरेटिव बैंक को फंड्स कहाँ से मिलता होगा? बोलो तो बेटा. हाँ, बैंकों से मिलता है, गवर्नमेंट से मिलता है, मेंबर्स से आता है. कोऑपरेटिव सोसाइटी मतलब मेंबर्स ना. मेंबर से भी तो पैसा आएगा. देन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक. और इनसे ब्याज भी तो मिलता है. इन्होंने पैसा लिया तो बदले में ब्याज देंगे ना. इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक क्या होता है? बच्चों हम लोग क्या देख रहे हैं एक बार बता देता हूँ, भूल जाओगे. सेंट्रल बैंक, कमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, डेवलपमेंट बैंक, ये चल रहा है. आप अभी यहाँ पे खड़े हो. बोलो.
बोलो बेटा। Zomato, Lakshya Dekade. Industrial development banks collect the cash by issuing shares and debentures in the and provide a medium and long term loan to the industry. भाई साहब, क्या चीज है बताओ तो जरा, एनीबडी? इंडस्ट्रियल बैंक कलेक्ट कैश by issuing shares and debentures and provide long term loan to the industry. ये बैंक अपने शेयर्स और डिबेंचर्स इशू करके पैसा कलेक्ट करती है और वो पैसा इंडस्ट्री को लोन बोल करके देती है। बात समझ में? मेन ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोवाइड लोन फॉर एक्सपेंशन एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ द इंडस्ट्री। अरे भैया, नाम में मीनिंग है, यहाँ पे कोई आम जनता जाकर के सेविंग अकाउंट ओपन नहीं कर सकता है, ये इंडस्ट्री के डेवलपमेंट के लिए है। आईएफएससी है, एसएफसी है, एमएसएफसी है, ये कुछ है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक। देन प्रोवाइड लोन फॉर एक्सपेंशन, provide loan for modernization, provide loan for industry development, undertaking of shares issued by the public limited company। क्या है बेटा? मान लो कोई पब्लिक कंपनी है, इसके शेयर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक के पास मान लो। अब ये बैंक के भी शेयर्स इशू करती है, तो पब्लिक के कंपनी के भी शेयर्स इशू करती है। शेयर इशू करेगी तो बदले में क्या आएगा इसके पास? पैसा। और ये पैसा ये किसको लोन देती है? टू इंडस्ट्री। इस चीज के लिए? फॉर एक्सपांशन एंड मॉडर्नाइजेशन। मॉडर्नाइजेशन, एक इंडस्ट्री है जिसके पास सारी मैनुअल मशीन है, अब उसे टेक्नोलॉजिकली सब ऑटोमेटिक मशीन लेना है, अपने आप को ऑपरेट करना। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक के पास जाकर के लोन ले सकते हैं क्या? यस। परचेस ऑफ डिबेंचर्स एंड बॉन्ड्स, इसका ये काम है ना, ये जब तक खरीदेंगे नहीं तब तक लोन, मतलब वो शेयर्स डिबेंचर्स बेचेंगे कैसे? मतलब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक के लिए शेयर्स और डिबेंचर लाइक गुड्स हो गया क्या? एक्सचेंज बैंक मेनली कंसर्न विद द फाइनेंसिंग फॉरेन ट्रेड। कॉमन सेंस। एक्सचेंज मतलब दो करेंसी, दो करेंसी मतलब एक होम करेंसी और एक फॉरेन करेंसी। तो फॉरेन ट्रेड में इसका इन्वॉल्वमेंट रहेगा। इट्स फैसिलिटाइज इट फैसिलिटेट्स होना चाहिए था यहाँ पे, ऐसा लिखो, करेक्ट करो। फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन एग्जाम्पल है हांगकांग बैंक, बैंक ऑफ टोक्यो, बैंक ऑफ अमेरिका। क्या काम है इनका बताओ तो जरा। हाँ बोलो। फाइनेंसिंग फॉरेन ट्रेड ट्रांजैक्शन। फॉरेन ट्रेड ट्रांजैक्शन में अगर आप कहीं पे इंटरेस्ट दिखा रहे हो, आप फॉरेन ट्रेड ट्रांजैक्शन में एंटर कर रहे हो, उसके लिए आपको फॉरेन करेंसी चाहिए तो आपको ही लोन देगी। इशू ऑफ एलसी। एलसी बोलते ही मेरे दिमाग में आ गया नीरव मोदी, सबसे बड़ा कांड कर पंजाब नेशनल बैंक से इसने, पंजाब नेशनल बैंक नहीं, पीएनबी थी, इलाहाबाद बैंक या पीएनबी बैंक थी पीएनबी थी शायद, पीएनबी थी, से उसने एलसी लिया था। वो एलसी फॉरेन में उधर कोई तो बैंकों को दिया था और उनसे लोन लिया था। बाद में पता चला वो एलसी डुप्लीकेट थी, जाली एलसी थी। एक्चुअल में पीएनबी ने वैसी एलसी कभी इशू की ही नहीं थी। अरबों रुपए का लोन लेकर के कफन। लेटेस्ट केस है, 3-4 साल पहले का ही है, कोविड के, नीरव मोदी और डायमंड की कंपनी है। नीरव मोदी केस सर्च करोगे तो आपको आर्टिकल पढ़ने मिल। तो ये बैंक क्या करती है? फॉरेन ट्रांजैक्शन में एलसी इशू करती है। अरे मुझे एक बात बताओ, मैं अमेरिका में गया, अमेरिका में मुझे कोई पैसा उधार देगा क्या? तो मुझे एलसी की ज़रूरत रहेगी ना। तो इंडिया की मैंने अमेरिका की बैंक को पूछा मुझे उधार दोगे? उसने बोला नहीं। उन्होंने बोला कैसी? ऐसे को लेके आओ जिसे हम जानते हैं। मतलब अमेरिका में तो मेरे कोई पहचान का नहीं है, लेकिन भारत की एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, क्या आप उसे जानते हो? हाँ हाँ जानते हैं, उसे कौन नहीं जानता। तो भारत की स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का मैंने एलसी को दे दिया। अब एसबीआई उसको बोल रही है हाँ इसको लोन दे दो, मैं इसने नहीं दिया तो मैं जिम्मेदार हूँ। लेटर ऑफ क्रेडिट। एचडीएफसी,
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पीएनबी। समझ में आया सभी को? फॉरेन ट्रेड ट्रांजेक्शन में जनरली ये होता है। डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बट ये कौन से बिल होते हैं? फॉरेन बिल। रेमिटेंसेस ऑफ द डिविडेंड, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, बट ये कौन से ट्रांजेक्शन से रिलेटेड है? फॉरेन ट्रांजेक्शन। तो ये कुछ इसके फंक्शंस है। रीजनल रूरल बैंक, रीजनल रूरल बैंक, रीजनल रूरल बैंक आरआरबी कब स्टेब्लिश हुआ? 1975 में। स्पॉन्सर्ड बाय लार्ज पब्लिक सेक्टर बैंक, कैपिटल इज प्रोवाइडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड स्पॉन्सर्ड बैंक। इन बैंकों को भी बाकी बैंक स्पॉन्सर करती है क्या? यस। क्यों रे बाबा? रूरल डेवलपमेंट के लिए। यस और नो? इसके कुछ एग्जांपल, ग्रामीण बैंक, अकोला जनता ग्रामीण बैंक, बुल्डाना अर्बन बैंक ग्रामीण बैंक, जी जी जी, लॉन्ग फॉर्म मालूम, महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक, पंजाब ग्रामीण बैंक। समझ में आया क्या? ये ग्रामीण बैंक है। पंडरपुर ग्रामीण बैंक, हमारे उधर ग्रामीण बैंक बहुत चलती है। तो वो बैंकों के पास पैसा कहाँ से आता है? कैपिटल सरकार देती 50%, 35% ये 85 हो गया, 15% बाकी स्पॉन्सर्ड बैंक, बड़ी बड़ी बैंकें इसको स्पॉन्सर कर देती। आरआरबी मोबिलाइज द डिपॉजिट फ्रॉम रूरल एंड सेमी अर्बन एरिया एंड प्रोवाइड लोन्स टू द स्मॉल फार्मर, लेबरर्स एंड आर्टिशियंस। उधर के जो भी निठल्ले आवारा लोग हैं, जो कुछ काम करना चाहते हैं, कोई खेती करना चाहता, कोई लेबर बनना चाहता, कोई और कुछ करना चाहता, तो उसको ये लोग लोन देते ग्रामीण बैंक, क्योंकि नेशनलाइज बैंक में तो उन बेचारों को लोन नहीं मिलेगा, बहुत समय लग जाएगा। तो ये ग्रामीण बैंक को जल्दी से लोन दे। मेन ऑब्जेक्टिव टू प्रमोट बैंकिंग ऑब्जेक्टिव इन रिमोट एरियाज फॉर द बेनिफिट ऑफ द फार्मर। सेविंग बैंक तो मैं बिलीव कर दो यहाँ पे हर एक बच्चे का होगा। सेविंग अकाउंट है कि नहीं तेरा? है कि नहीं? क्या ऐसा नहीं? अकाउंट में पड़े होंगे 10-15 लाख रुपए, बोलती मालूम नहीं है। पता खेत की? तेरा है क्या? तेरा है क्या? तेरा है? मालूम नहीं। चलो आ जाओ। सो मेन ऑब्जेक्टिव इज टू क्रिएट सेविंग सेविंग हैबिट अमंग द पीपल। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? सेविंग हैबिट अमंग द पीपल क्रिएट करना है। बोलो बेटा, ना लोगों को बचत करने की एक सद्बुद्धि मिल जाती है। पैसा खाली पड़ा पड़ा घर में वेस्ट हो जाएगा, बैंक में डिपॉजिट करके। इट हेल्प्स सैलरीड पीपल एंड लो इनकम ग्रुप्स। एग्जाम्पल पोस्टल सेविंग है, कमर्शियल बैंक्स एंड कोऑपरेटिव बैंक्स। ठीक। इन्वेस्टमेंट बैंक क्या करती है बेटा? इट प्रोवाइड्स फिनेंशियल एंड एडवाइजरी हेल्प टू देयर कस्टमर, जनरली दे डू नॉट डायरेक्टली डील विद द जनरल पब्लिक। बताओ और बेटा क्या है? अच्छे से ध्यान देना। इन्वेस्टमेंट बैंक क्या करती है? वोडाफोन आइडिया मालूम है क्या सभी को? वीआई, पहले वोडाफोन अलग था, आइडिया अलग था। वोडाफोन आइडिया बाद में मर्ज हो गए, कुत्ता और वो आए, दोनों दोनों वीआई बन गए ना। तो अब ये वीआई जो हुआ दोनों का, पानी पी ले, पानी है। वीआई का जो मर्जर हुआ, बरोबर है, मर्जर्स एंड एक्विजिशन, दो कंपनी, एक कंपनी किसी दूसरे को अक्वायर करती है, एक्विजिशन, दो कंपनी मिल करके एक नई कंपनी पैदा होती है, मर्जर्स। तो मर्जर्स और एक्विजिशन में इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का बहुत बड़ा रोल होता है। इन्वेस्टमेंट बैंक क्या करती है वहाँ पे? कंसल्टेंसी। इन्वेस्टमेंट बैंक क्या करती है? एडवाइजरी और कंसल्टेंसी सर्विसेज। और इतना ही नहीं, सरकार को भी एडवाइजरी और कंसल्टेंसी सर्विसेज कंपनीज को देती है। मर्जर्स और एक्विजिशन में हेल्प करती है। मतलब कोई आम जनता वहाँ पे जाकर के सेविंग अकाउंट ओपन करा ऐसा है कर सकते हैं क्या? नो। बराबर है, बस इतना भी ध्यान रखना, क्योंकि इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एक सेपरेट पूरा एरिया है, उसके बारे में अभी डिस्कशन करेंगे तो साल भर तक चले। मतलब ऐसा समझो कि आप इन्वेस्टमेंट बैंकर भी बन सकते हो, जैसे आप सीए बन रहे हो ना, वैसे आप इन्वेस्टमेंट बैंकर भी बन सकते हो। अच्छा पैसा है उसमें, ध्यान देना। ये बेसिकली फाइनेंशियल एंड एडवाइजरी हेल्प देता है उसके कस्टमर को। और उसके कस्टमर कौन है बेटा? जनरली गवर्नमेंट है ना, बिजनेस फर्म्स है बड़ी बड़ी। देखो क्लाइंट्स में कौन कौन आ जाएगा? बिजनेस फर्म्स, गवर्नमेंट। इसमें मर्जर्स एंड एक्विजिशन में, बाय डूइंग रिसर्च एंड एडवाइस ऑन द इन्वेस्टमेंट। तेरे पास 500 करोड़ रुपए है,
तुझे कहीं तो इन्वेस्ट करना है, तो इन्वेस्टमेंट बैंकर तुझे उसमें क्या करेगा, हेल्प करेगा, एडवाइस देगा कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, यस और नो, रिसर्च करेगा तुम्हारे लिए, बदले में तगड़ी फीस भी देते हैं। स्पेशलाइज बैंक, बैंक दैट प्रोवाइड सर्विसेज एंड सपोर्ट टू सेटअप अ बिजनेस इन स्पेसिफिक एरिया, है ना, लाइक एक्सपोर्ट इंपोर्ट में आपको बिजनेस करना है तो एक्सिम बैंक हेल्प करती है, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया सिडबी, एंड नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड स्पेशलाइज बैंक है। ये बैंक किस एरिया में स्पेसिफिक काम करेगी बेटा, एग्री। ये बैंक किस एरिया में काम करेगी, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। ये बैंक कहाँ पे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट। देखो ना, स्पेशलाइज बैंक, स्पेशलाइज बैंक में एक्जिम सिडबी और नाबार्ड के बारे में बोला हुआ है, जस्ट रीड करना है यहाँ पे आपने, और बाकी हम लोग कंटिन्यू करेंगे इसका इस लेक्चर में। ये मैंने एक होमवर्क दिया है, यहाँ से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।